जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स क्रिक में। आज से आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चालू होने जा रहा है। अगर आप में से कोई भी साथी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें अगर मैथ आपका पूछा जाता है तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। स्पेशली उन साथियों के लिए जिनका आगामी CRPF या फिर CISF या फिर BSF का एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो सम संख्या होती है वो होती है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। अब आपने यहाँ पे देखा इसमें 10 आ रहा है, यानी इसका इकाई अंक 0 है। आपको पता होगा कि इकाई अंक में 0 होता है तो उसमें किसी भी संख्या से गुणा करो तो उसका इकाई अंक 0 ही रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 1200 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। 1200, 12 को हम तोड़ लेंगे 12 इंटू 100 में, 12 को भी तोड़ लेंगे 4 इंटू 3, और 100 को तोड़ लेंगे 25 इंटू 4 में। तो 4 को हम लिख सकते हैं। आपको गुणनखंड की संख्या जब भी ज्ञात करनी होती है तो आपको तब तक संख्या तोड़नी होती है जब तक कि वो अभाज्य ना आ जाए। अभाज्य का मतलब जब तक वो स्वयं से या फिर एक से ना कटे तब तक आप संख्या को तोड़ते रहना है। तो 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 3 को हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ से जो 2 की पावर है 2 की पावर 2 ये और 2 ये, तो यहाँ से 2 की पावर हो गई 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। अब जब भी गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी हो तो जो अभाज्य संख्याएं आ गई हैं उन पे जो भी पावर है, जैसे इस पे 2 पे पावर है 4, तो आपको क्या करना है, इससे पावर से 1 बढ़ा के, यानी कि 4 है ना तो इसको 1 बढ़ा के 5 लिख देंगे। 3 पे पावर 1 है तो मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 1 है तो इसको हम 1 + 1 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 5 की पावर जो 2 है इसको भी हम 1 बढ़ा के इसको 3 लिख देंगे। सभी का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 3, यानी 10 या 30। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30। अगले सवाल पर आते हैं। अगला कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 880 है और उनका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ को 5 दे रखा है। यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो संख्या होती है, संख्या एचसीएफ का संख्या में अगर एचसीएफ का गुणा कर देते हैं वो संख्याएं आ जाती है। हमने संख्या मान ली है ए कोमा बी, तो ये संख्याएं हो जाएगी, ये हो जाएंगे आपकी 5A, 5B, ये आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, इनका एलसीएम दे रखा है एलसीएम, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 5AB। तो आपको दिया कितना है, दिया है 880। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 3 38, 5 का 3, यानी 176। ठीक है, अब क्या है, इन संख्याओं का योग, यानी जो संख्याएं हैं 5A और 5B, इनका आपको योग दे रखा है, यानी 5A प्लस 5B, इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है आपको 150। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी जो है, A प्लस बी आपका आ जाएगा 150, तो A प्लस बी बराबर हो जाएगा 30। अब आपको कोई भी दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका की योग करने से, जिनका हम गुणा करें तो वो 176 आ जाए। ठीक है, और अगर हम उनको जोड़ें तो 30 आ जाए। तो आपको पता होगा, आप एक संख्या अगर हम 22 ले लें और दूसरी अगर हम 8 ले लें, तो इनको जोड़ने से 30 आ जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो 176 आ जाएगा। तो आपकी संख्या हो जाएगी ए हो जाएगा 22 और बी हो जाएगा 8, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 22 और बी बराबर हो जाएगा 8। यहाँ से हम संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं हमारी थी 5A, 5B। ठीक है, तो यहाँ से पहली संख्या हो जाएगी 5 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 110, और 5 में अगर 8 का गुणा करेंगे क्योंकि b हमारा 8 है तो ये संख्या आ जाएगी आपके निकल के 40। तो यहाँ से हम अंतर की बात करते हैं, इनका अंतर निकल के आ जाएगा 0, 11 में से 4 जाएंगे 7, 4 11, यानी अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70, यानी ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर
और शेष का 1/3, आपको याद रखना ये कह रहा है शेष का 1/3, ठीक है। शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 8100 रुपये बचाता है तो भोजन पर खर्च किया गया धन ज्ञात करें। A man spent 40% of his monthly salary on food and 1/4 of his remaining, आपको याद नहीं, remaining on transport. If he saves rupees 8100, then find the money he spent on food. हमने मान लिया कि उसकी जो सैलरी है वो ए है, ठीक है ना। ए का उसने 40% भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा क्या, बचा कितना, यानी यहाँ पे शेष क्या था ना, अगर 40% खर्च कर दिया तो इसका बचा यहाँ पे 100 पे, ठीक है ना, 60/100, ये आपका शेष बचा। अब क्या है, शेष का 1/4 परिवहन पर खर्च करता है। 1/4 अगर उसने खर्च किया तो उसके पास में बचा है 3/4, यानी 3/4, लेकिन उसने दिया कितना, 8100 रुपये, 8100 रुपये। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 27 बार, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम काट देंगे इसको, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से हम इसको काट देंगे 9, तो यहाँ से उसकी जो मंथली इनकम निकल के आ गई वो आ गई 900 इंटू 2 इंटू 100, ये उसकी मंथली इनकम हो गई। लेकिन कह रहा है कि उसका जो भोजन पर किया गया खर्च वो क्या करना है, यानी भोजन पर वो खर्च कितना करता है, 40, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 10 है, ठीक है। भोजन पर वो खर्च करता है 40%, यानी इसका हमें 40% निकालना है। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72 होते हैं, तो 7200, तो उसकी जो भोजन पर किया गया खर्च है वो 7200 आ जाएगा, यानी उसकी जो मंथली पूरी सैलरी है वो है इतनी, उस पे से उसने जो भोजन पर खर्च किया है वो उसने 7200 रुपये खर्च किया है, तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 31% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसे अगर 31% उसे मिले हैं और उसे अगर 14 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये कोई छात्र है, हमने मान लिया ए छात्र है, इसने 31%, इसे मिले 14 और मिल जाते तो वो पास हो जाते हैं, उसके जो पासिंग मार्क्स थे उसके बराबर पहुंच जाता। यहीं कोई छात्र बी है, कह रहा है, जबकि एक अन्य छात्र, यानी अन्य छात्र हमने बी मान लिया, ने 36% अंक प्राप्त किए, यानी उसने जो प्राप्त किए वो उसके 36% आए हैं, और उत्तीर्ण अंकों से 16 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, यानी इसमें से अगर हम 16 माइनस कर दें तो उसके जो पास तो वो तब भी हो जाएगा, लेकिन तब उसके उतने ही नंबर होंगे जितने की उसे पास होने के लिए जरूरत होगी। सपोज करो अगर कोई 100 नंबर का पेपर है, या इसमें से पास होने के लिए उसे 30 नंबर चाहिए, ठीक है। कह रहा है उसने 16 अंक प्राप्त किए, यानी जो और उत्तीर्ण अंकों से, यानी उत्तीर्ण अंक आपके कितने, 30, उत्तीर्ण अंकों से 16 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी इसने 16 अधिक प्राप्त किए तो इसने प्राप्त किए हैं 46, इसने 46 प्राप्त किए। अगर हम इसमें से 16 घटा दें तो भी इसके 30 नंबर होंगे, और फिर भी ये पासिंग मार्क्स हो, यानी ये पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला क्या था, 31% अंक प्राप्त किए, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ तो इसने कितने नंबर प्राप्त किए होंगे, इसने प्राप्त किए होंगे 16, ठीक है, हाँ 16 प्राप्त किए होंगे। अब इसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 30, तब इसके भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू दे रखी हैं ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो इसमें इतने इसने कम प्राप्त किए तो इसमें हमने जोड़ दिए, तो इसके भी नंबर उतने ही हो गए, ए के नंबर उतने ही हो गए जिसको जितने नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए। वहीं बी के भी अब उतने ही नंबर हैं जो कि पासिंग मार्क्स जितने होने चाहिए उतने ही हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 31% प्लस 14 बराबर हो जाएगा आपका 36% माइनस 16, 31 को इधर ले आएंगे तो 16 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16 बराबर में 36 माइनस 31%, तो यहाँ से आ जाएगा 5% बराबर निकल के आ जाएगा 30, तो 5% की वैल्यू आपकी 30 निकल के आ गई। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी वो आपसे 100% 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसमें से अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अगर हमने इसमें 20 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके जो नंबर हो जाएंगे, यानी कुल जो पासिंग मार्क्स चाहिए थे
वो 600 थे। ठीक है, कुल पासिंग मार्क्स 600 थे। अगर यही आपसे ए के अंक पूछता तो आपको ए के अंक क्या करने थे, ए के अंक 31% इसका निकाल देते, वो ए के अंक आ जाते। अगर यही आपसे बी के अंक पूछता तो 600 का 36% बी के थे। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 39 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ 20% होता। 15% उसे लाभ हो रहा था, उसे लाभ 20% होता। कब होता? जब किसी वस्तु को 39 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यानी कि इसके जो लाभ हो रहा है वो 5% अधिक हो रहा है, 5% का प्रॉफिट है वो अधिक हो रहा है। तो आपको अगर 5% का प्रॉफिट अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वस्तु थी वो 39 रुपए अधिक में बेची जा रही है, तो यानी जो 5% है इसकी वैल्यू हो जाएगी 39। तो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसी तरह इसमें भी हमें 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 2 नेम 18, 2 3 6 1 7, यानी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 780, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 460 किलो का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 460 बनानाज, यानी 460 किलो का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 540 किलो के क्रय मूल्य के, यानी जो 540 किलो का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर है। तो यहाँ से एसपी और अगर हम सीपी का रेशियो निकालें, एसपी और सीपी का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 540 बटे में 460। जीरो से जीरो काट देंगे, दो से काटेंगे, 2 27, 2 सत्ते 14 27, 2 2 4 2 3 6, यानी एसपी बराबर आपका निकल के आ गया, एसपी और सीपी, तो आपका जो एसपी है वो निकल के आ जाएगा 27 और सीपी निकल के आ गया 30। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितने का हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 4 का लाभ कितने के ऊपर? जो लाभ होता है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, 23 के ऊपर, तो 100 पे कितना, तो बटे में 23 आएगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या ये कटेगी नहीं पूरी, तो बटे में 23 आएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि 23 जो है वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा 17 सही, 9/23। अगले सवाल पर आते हैं। अगला अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। मयंक 2184 रुपए में 2 एलईडी बल्ब खरीदता है। ठीक है, एक एलईडी बल्ब को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। प्रत्येक एलईडी बल्ब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिए जिसमें आपको लाभ भी दे रखा हो, ठीक है, लाभ दे रखा हो या हानि दे रखी हो, और ओवरऑल लाभ दे रखा हो, यहाँ पे जैसे क्या है ना, देन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो आपको एलिगेशन लगा देना है। ठीक है, जैसे एक बल्ब है उसने 15% के लाभ पर खरीदा, दूसरा उसने 9% की हानि पर खरीदा, पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी कि उसे 0% एलिगेशन लगाएंगे। 0 में से हम 9% घटाएंगे, 0 - 9 -9%, और यहाँ से 15 में से हम 0% घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9%, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये यहाँ पे 9% आ जाएगा, ये 15% आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी आपको जो रेशियो निकल के आ जाए वो आ जाएगा 3:5 का। तो आपको याद रखना है जब भी हम लाभ या हानि में से रेशियो लगाते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है उसका रेशियो आता है, यानी जो क्रय मूल्य है उसका रेशियो आएगा, तो यहाँ से टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 8, लेकिन उसने दे कितना रखा है? 2184, तो जो 8 की वैल्यू है वो 2184 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 8 से काट देंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16, 4 20, यानी 5, 8 7 56, 57 58, 2, 8 3 24, यानी 1 की वैल्यू निकल के आ गई 273। तो ये एक एलईडी बल्ब का क्रय मूल्य, यानी आपसे 3 और 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक पहले एलईडी बल्ब की कीमत कितनी आ जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 273 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3 से कानो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8, यानी 819, पहले की 819 आ जाएगी, दूसरे की 1365 आ जाएगी। 819 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हो जाएगा सही। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक बिजली
की स्त्री यानी कि जो लाइट वाली प्रेस होती है उसका अंकित मूल्य 780 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। चलिए ठीक है। एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 780 रुपये। दुकानदार 10% की छूट देता है, नहीं उसको बेचता है 90% पे बेचता है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/72 की 2 8 से 63 यानी 702। वो 702 रुपये में उसको बेचता है। ये और 8% लाभ प्राप्त करना है, यानी 702 में बेचने पर उसे 8% का लाभ होता है। यानी कोई चीज़ अगर 100 की थी तो 8% का लाभ हुआ तो वो हो गई 108%। और 108% ही 702 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 702 बटे में 108। ठीक है। अब हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यदि उसका लाभ प्रतिशत होगा, हमें यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू की। हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 702 100। क्लिक काट लेंगे, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये जाएगा 25 बार और 27 6 सत्ते 42, 3 से काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 3 27 और 9 54, 9 सत्ते 63, 7 63 7 9 8 72, 3 से काट देंगे, 3 19 6 2 8, 3 सत्ते 25 नहीं कुछ करते हैं, 63 और 7 70 9 72, 3 6 2 8, 3 19 6 1 7 3 6 18 यानी 26 आएगा। तो उसकी जो वैल्यू कुल होगी वो होगी 26 इंटू 25 यानी 25 150 की जीरो हासिल 15 25 19 50 10 60 और 5 65। यानी वो जो 650 की वो कोई वैल्यू थी, मतलब कोई वस्तु थी जो ये कह रहा है इस बिजली की इस्त्री है 650 की थी, उसमें उसने अंकित मूल्य 780 अंकित कर रखा था और उसमें उसने 10% की छूट दी। कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती, यानी कि कोई छूट नहीं दी जाती तो 650 की वस्तु थी तो वो 780 में, यानी कि वो अंकित मूल्य पर बेची जाती। अंकित मूल्य कितना है आपका 780। ठीक है, 780 पर बेची जाती जबकि वस्तु थी कितने की 650 की। तो कह रहा है तो लाभ उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ से उसको कितना लाभ हो रहा है, 08 में से 5 जाएगा 3, यानी उसको 130 का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर 650 के ऊपर। तो 100 पे कितना, 0 से 0 13 25 65, तो यहाँ से उसका जो लाभ आ जाएगा वो हो जाएगा 20%। यानी कि वो उस वस्तु अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाती है और 4 किलोमीटर, यानी ये उसका कोई घर है और ये यहाँ पे उसका स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गांव लौटती है। यानी इसका जो घर है वहाँ पे लौटती है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से हम पहले उसकी औसत चाल निकाल लेंगे। जब भी डिस्टेंस समान हो यानी दूरी आपकी बराबर हो यानी समान हो तो जो औसत चाल होती है वो होती है, औसत चाल बराबर होती है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 आपको दे रखा है 5, S2 है आपकी 4, तो S1 S2 हो जाएगी 5 और 4 9। तो ये होगी आपकी औसत चाल। अब कह रहा है उसके बीच की दूरी, क्योंकि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी और बटे में चाल, तो आपसे दूरी पूछिए तो दूरी बराबर हो जाएगी आपकी समय इंटू चाल, समय इंटू चाल। समय कितना लग रहा है उसको 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 ओवर 30 मिनट। 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 ओवर, तो ये हो जाएगा 9/2 घंटे। तो उसको जो टाइम लगता है वो 9/2 घंटे लगता है। और उसकी चाल कितनी है, ये रही चाल, यानी 2 इंटू 5 इंटू में 4 बटे में 9 इंटू 9/2। ये उसकी दूरी निकल के आ गई जो उसने दूरी चली है 2 से 2।
तो यहाँ से उसकी दूरी निकल के आ गई 20 किलोमीटर। अब आपको ये याद रखना, ये जो दूरी निकल के आई है ना, ये आपकी टोटल दूरी निकल के आ गई है जो उसने चली है। यानी वो पहले स्कूल गई और फिर वो स्कूल से वापस आई, तो इतने में उसे 20 किलोमीटर चली है वो। लेकिन आपसे जो दूरी पूछी है वो एक तरफ की पूछी है, यानी बीच की दूरी। तो बीच की दूरी उसकी हो जाएगी 10 किलोमीटर। यानी वो 10 किलोमीटर पहले गई, उसके बाद में 10 किलोमीटर आई, तो कुल उसने 10, तो आपकी दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। यानी जब वो 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर वापस आने में उसने जो कुल दूरी चली वो 20 किलोमीटर चली है। लेकिन जो दूरी कुल है दोनों के बीच में वो आपकी 10 किलोमीटर ही है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तीन संख्याओं का योग 177 है, यदि पहली और दूसरी का अनुपात, ये हम पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या है। पहली दूसरी का रेशियो जो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात, दूसरी और तीसरे के बीच जो रेशियो है वो 5:3 है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, इसको हम प्लॉट मेथड से लगाएंगे। 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो संख्या निकल के संख्या का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 5 3 15, 5 चौको 20 और 4 3 12। तो यहाँ से जो संख्या यानी जो योग इनका निकल के आ जाए वो हो जाएगा 20 10 30 और 2 32, 30 10 40 यानी 47। ठीक है, यहाँ इसका जो योग निकल के आ जाएगा वो 2 2 4 1 5, यहाँ 47 आ जाएगा। लेकिन आपको दे रखा है 177, 177 योग दे रखा है। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 21। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 2 3 5 चौको 20, 4 3 12, 5 3 15, 5 2 7, 2 3 4 4 28 3 7 21 5 7 35। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 4 3 4 है, 5 6। यहाँ से ये जो 6 है वही मैं कुछ गलत हो रहा है, 5 6, तो 4 6 24। तो यहाँ से इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा 24। तो जो कुल रेशियो निकलेगा वो हो जाएगा 49 आएगा। ठीक है, इनका जो योग है वो 49 आएगा। 15 20 और 24 49 आएगा। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगा 3। तो आपसे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको छेद रखी है, तो 20 इंटू 3, तो दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 60। अगर आपसे पहली संख्या पूछता तो 15 इंटू 3 15 3 45, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है। और अगर आपसे तीसरी संख्या पूछता तो 24 में इंटू 3, तो ये आपकी तीसरी संख्या आ जाती है। ठीक है, अगले साल पाते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 12 है, एक व्यापारी ने दो साहूकारों से 3,000 रुपये उधार लिए। एक ऋण के लिए उसने 13% प्रतिवर्ष और 15% प्रतिवर्ष का भुगतान किया। एक वर्ष के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज 430 रुपये था, तो उसने प्रत्येक दर पर कितना उधार लिया। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो जिसमें कि आपसे कोई धन उधार ले रखा हो और वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो उसकी दर हो वो अलग अलग हो, तो आपको उसमें एलिगेशन लगाना है। हम सपोज कर लेते हैं कि दो साहूकारों से उसने उधार लिया। अगर उसने पूरा का पूरा धन, जो उसने पूरा धन था यानी जो 3,000 रुपये धन था, और उसने 13% पे उधार लिया होता, तो उसकी जो वो थी क्या नाम, उसे चुकता करने पड़ते, यानी उसका जो ब्याज था वो हो जाता 33 यानी 390 रुपये उसका ब्याज हो जाता। ठीक है, अगर उसने कितने पे 13% पे पूरा धन लिया होता। अगर उसने पूरा धन 15% पे लिया होता, अगर उसने पूरा धन 15% पे लिया होता, तो उसका जो कुल ब्याज हो जाता वो 450 रुपये उसका कुल ब्याज हो जाता। ठीक है, लेकिन उसको कुल ब्याज उसने दे कितना रखा है, कुल ब्याज दे रखा है 430 रुपये, यानी कुल ब्याज है वो है 430 रुपये। एलिगेशन लगा देंगे तो ये चाहिए 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40। 20 एकम 20 20 दूनी 40, यानी उसका जो रेशियो है वो 1:2 निकल के आ जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आया है ये आया है कुल राशि का। यानी उसने अगर 3 रुपये टोटल उधार लिए हैं, तो उसमें से उसने 1 रुपये उधार लिया है जिसकी की राशि है 13%, जिसकी दर है 13%। ठीक है, और जो 2 रुपये उधार लिए है वो 15% पे उधार लिए हैं, तो टोटल रुपये उसने उधार लिए हैं 3। ये निकल के आई है, ये राशि निकल के आ जाएगी आगे। ठीक है, 3 उधार लिए, लेकिन उसने कितने उधार लिए, टोटल 3,000 रुपये उधार लिए।
तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपये, और पूछा क्या प्रत्येक दर पर, यानी कि जो 13% पे उसने 1000 रुपये उधार लिए हैं, और जो 15% पे उसने उधार लिए हैं वो 2 रुपये उधार लिए हैं, यानी 2000 रुपये ये उसने 13% पे उधार लिए हैं, और ये 15% पे उधार लिए हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही, 1000 और 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक पंसारी को 62 रुपये प्रति किलो और 70 रुपये प्रति किलो की दर से चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। 62 रुपये प्रति किलो, 70 रुपये प्रति किलो की दर से चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 71.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। चलिए ठीक है, कोई चाय है 62 रुपये प्रति किलो, 70 रुपये प्रति किलो, यानी उसका जो क्रय मूल्य है 62 रुपये प्रति केजी और 70 रुपये प्रति केजी है। इसमें आपको एलिगेशन लगाना है, ये आपका दे रखा है सीपी, ठीक है, ये है सीपी, और जो एलिगेशन लगता है वो हमेशा समान क्वांटिटी पे लगता है, जैसे लाभ लाभ का लगेगा, ठीक ना, सीपी का सीपी में लगेगा, एसपी का एसपी में लगेगा, लेकिन मिश्रण को 71.5 प्रति किलो दर से बेचने पर, यानी ये जो है ये आपका एसपी दे रखा है, 71.5 जो है ये आपका क्या है, ये एसपी है। 10%, तो हमें सीपी निकालना होगा। सीपी कैसे निकालेंगे, तो आपको दे रखा है 10% का लाभ, 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी उसको एक का अगर लाभ होगा, अगर किसी वस्तु का जो सीपी है वो 10 रुपये है तो उसका जो एसपी है वो 11 रुपये हो जाएगा, लेकिन एसपी आपको दे रखा है 71.5, सॉरी एसपी दे रखा है 71.5, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल 11 छिंगा 66 और 5 यानी 6.5, एक की वैल्यू निकल के आ गई 6.5, तो उसका जो टोटल सीपी है, टोटल सीपी ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10, तो बराबर में 65 रुपये उसका टोटल सीपी हो जाएगा, तो 65 रुपये उसका सीपी हो गया। बस आंसर निकल आ जाए, 70 में से 65 जाएंगे 5 और 65 में से 5 जाएगा 3, तो उसका जो रेशियो है वो 5:3 होना चाहिए। यानी अगर कोई भी वो ऐसी चाय जिसमें कि अगर वो 8, टोटल चाय की क्वांटिटी 8 है, तो उसमें 62 रुपये प्रति किलो वाली चाय 5 यूनिट होनी चाहिए और 70 रुपये प्रति किलो वाली चाय 3 यूनिट होनी चाहिए, तब उसे इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होगा। अगले पे आते हैं। अगला सवाल है, ए और बी ने क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, यानी ये ए है ये बी है, इसने कितने रुपए, 20,000, इसने 20,000 में, इसने कितने में, 30,000 में, 30,000 में व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी 30,000 रुपये लेके, 6 महीने बाद, एक मिनट, इसने, एक मिनट सॉरी, ए ने 25,000 रुपये, ए ने जो निवेश किए थे वो किए थे 25,000 रुपये और बी ने किए थे 20,000 और सी लेके आया है 30,000 रुपये। रुपए के साथ उनका जुड़ गया। व्यापार शुरू होने से 2 साल के अंत में अर्जित कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो कुल लाभ निकालने के लिए समय, यानी ये राशि है, इसमें अगर हम समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर होता है कुल, मतलब जो राशि व्यय की गई कितने समय के लिए की गई, जैसे प्रॉफिट जो होता है वो राशि मल्टीप्लाई में हम समय कर देंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा। तो समय कितना है, 2 साल, यानी 2 साल में कुल महीने होते हैं 24, रेशियो निकाल लेंगे, इसने भी 24 क्योंकि बी ने भी शुरू से निवेश किया बाद तक, लेकिन सी जो है वो 6 महीने बाद आया, यानी सी ने जो अपने रुपए निवेश की वो 18 महीने के लिए ही किए केवल, तो रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 25, 5 चौकू 20 और 5 छक्का 30, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, चौक 24, 36 18, तो यहाँ से उनका कुल लाभ हो गया 5 इंटू 4 यानी 20, 4 4 16 और 6 18, यानी उनका जो कुल लाभ हो गया वो रेशियो हो गया 20 16 18, ठीक है। 2 साल के अंदर में अर्जित 7290, लेकिन इनका अगर हम कुल लाभ निकालें तो ये हो जाएगा 8 से 14 की 4 हासिल लगा 1 2 3 4 5, यानी कुल लाभ उनका 54 है,
लेकिन दे रखा है 7290। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 7290 में 64 की वैल्यू, मतलब 54 घटा देंगे तो ये हो जाएगी एक पार्ट की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा गया है कुल लाभ में बी का हिस्सा। बी का जो हिस्सा है वो 16 है। ठीक है, काट देंगे 18 72, 18 से काट देंगे, 18 से 3 54, 18 चौक 72 जीरो, 18 पंचे 90, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 1 4, 3 तिकानो तिरछे 15, यानी 165 35 इंटू 16, 16 पंचे 80 की जीरो, हासिल 8, 16 तियाँ 42, 8 40 जीरो, हासिल 4, 16 16 4 20, यानी जो जो बी का हिस्सा है वो 20 यानी 2000 रुपये, यानी ऑप्शन डी। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। काफी सरल सवाल है। एक कोई राशि थी वो 16 हो गई 4 ईयर में। अगर यहाँ पे 2 साल दिया होता तो इसका हम अंडर रूट निकाल लेते, 3 साल दिया होता इसका हम घनमूल निकाल लेते। ठीक है, समय निकाल सॉरी दर निकालने के लिए। चूंकि यहाँ पे 4 साल है तो इसका हम 1/4 निकाल लेंगे, 1/4। एक के पावर 1/4 निकालेंगे तो एक को हम 4 लिख सकते हैं इसकी पावर 1/4 में। ठीक है, ये 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 1 की पावर 1/4, 4 से 4, 4 से कोई धनराशि 1 है वो 2 हो गई। ठीक है, ब्याज उसे कितना मिला, 1 का ब्याज मिला। 1 का ब्याज 1 के ऊपर कितने सालों में, मतलब 100 तो 100 पे कितना हो जाए तो ये आ जाएगा आपका 100%। यानी कि उसे कोई धनराशि है 1 थी, 1 साल बाद वो 2 हो गई तो उसे 1 रुपये का ब्याज मिला 1 रुपये के ऊपर। तो किस दर से मिला तो उसे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100%। यानी 100% कोई दर होगी तभी कोई वस्तु 4 साल में 1 रुपये की धनराशि 16 रुपये हो जाएगी। अगले में आते हैं, अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है 15,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से। जब भी कोई दर 20% की राशि है, 20% दर है, हमें अर्धवार्षिक रूप से यानी 6 महीने के लिए चाहिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 दूनी 12 तो 2 दाई 20, यानी अर्धवार्षिक के लिए हमें दर आधी करनी पड़ती है। यानी 20% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में यही दर 10% हो जाएगी। क्या 1.5 साल के लिए, यानी 1.5 साल में कितने छमाही होंगे, तो 1.5 साल में होते हैं 12 6 18 महीने, यानी 6 छमाही सॉरी 3 छमाही, 3 छमाही बनेगी। 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 अगर आपका मूलधन है तो 11 उस पर ब्याज मिलेगा पहले साल। 10 से 11 और 10 से 11 क्योंकि 3 छमाही है तो ये हो जाएगा 1000। अगर आपका 1000 मूलधन होगा तो वो मतलब 1.5 साल बाद 10% की ब्याज से 1331 हो जाएगा। लेकिन आपको दे रखा है मूलधन 15,000 रुपये, यानी जो 1000 की वैल्यू है ये आपकी 15,000 दे रखी है। जहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई 15। यहाँ से आपको 31, अगर आपका मूलधन 1000 रुपये है तो आपका जो मिश्र धन है यानी अमाउंट है वो हो जाएगा 1331। तो आपको ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 331 रुपये का ब्याज है। लेकिन एक पार्ट की वैल्यू 15 है तो यहाँ से इसकी आंसर निकलेगा 15 एकम 15, 15 3 45, 1 46, 6 15 एकम 15, 4 4965 आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 17 है एक किसी कार का 1/3 भाग, 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है। ए है ये, ठीक है, 30 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 90 दिन, 90 डेज में। ठीक है, बी उसी कार का 2/5 भाग, ये बी है, ये इसका 2/5 भाग को 24 दिनों में। तो ये जो पूरा काम है ये कितने दिनों में करेगा, ये 60 डेज में करेगा। पूरा काम जो है वो 60 दिनों में करेगा। तो ए ने कोई काम में वो उसने 90 दिनों में पूरा किया और बी ने उसी काम को 60 दिनों में पूरा किया। हम मान लेते हैं टोटल काम है 180। तो ए की जो एफिशिएंसी यानी 180 काम को 90 दिनों में पूरा किया, यानी एक दिन में उसने 2 यूनिट काम किया है। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 2 यूनिट, और जो बी की एफिशिएंसी है वो आ गई 3 यूनिट, यानी जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट आ गई।
उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किया, यानी जब वो साथ में काम करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी वो हो जाएगी 5। और 20 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया, यानी उन्होंने टोटल काम हो गया 100 काम उन ए और बी ने दोनों ने मिला के कर लिया 20 दिनों में। तथा सी ने शेष कार्य को, शेष कितना बचा, 180 टोटल काम था, 100 काम हो गया तो शेष बचा है 80 काम। ये सी ने किया 80 काम 8 दिनों में पूरा किया। सी ने 80 काम को 8 दिनों में पूरा किया, तो इफिशियंसी ऑफ जो सी है वो आ गई 10 यूनिट। ठीक है, सी अगर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, वहीं ए की जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है वो है 2 यूनिट, यानी एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। और जो बी की कार्य क्षमता है वो है 3 यूनिट, यानी कि जो बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कह रहा है ए बी और सी एक साथ काम करने से एक ही काम पूरा हो रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 तो 5, यानी जो इफिशियंसी वो 15 यूनिट हो जाएगी। वो कह रहा है पूरा काम हो गया, यानी 180 काम को 15 की इफिशियंसी से करना है, तो 15 का 15 3 18 15 दूनी 30, यानी अगर वो तीनों मिल जाएंगे तो काम 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है पाइप पी और पाइप क्यू, ये कोई पाइप पी है, ये क्यू है, एक टंकियों को कम से कम 5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 5 घंटे में 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर उसी टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये कोई पाइप आर है, इसने इसे 7.5 घंटे में खाली कर दिया। तीनों पाइप मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। हमने मान लिया जो टोटल टंकी है वो 15 लीटर की है, तो यहाँ से जो पाइप पी की जो इफिशियंसी यानी पाइप पी 3 यूनिट, यानी वो मतलब 15 यूनिट को अगर वो 15 यूनिट को अगर वो 5 दिन में भरता है तो एक दिन में वो 3 यूनिट भरेगा, यानी 3 लीटर भरेगा। अगर 15 क्यू की बात करते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी वो 1 आ गई। ठीक है, हम आर की बात करते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी वो आ गई, कितनी आएगी, अंदर कितनी आ जाएगी आपकी 3, 3 25 सॉरी 3 नहीं आएगी, 2 पंचे 10 14, हाँ 2 आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 2। ठीक है, इसने ये 3 की इफिशियंसी से भर रहा है 3 यूनिट, ये एक से पता है, लेकिन ये जो सी है ये खाली करने वाला आर, तो टोटल इसने एक दिन में 4 भरा और इसने एक दिन में 2 खाली कर दिया, यानी कि एक दिन में 2 लीटर ही टंकी भर पाई। उसी टंकी को भरने में कितना समय, यानी 15 लीटर की टंकी को 2 की इफिशियंसी से भरा जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 7.5 घंटे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले पे आते हैं, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपने टाइम एंड वर्क में फार्मूला पढ़ा होगा, M1 MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन टोटल वर्क। क्या है 10 व्यक्ति यानी मैन कितने 10 इंटू 8 घंटे काम करते हैं और डे कितने 28। हमने काम मान लिया है 1 यूनिट है। 8 व्यक्ति 8 व्यक्ति हैं, 5 घंटे काम करते हैं, तो कह रहा कितने दिनों में उस कार्य का 50%। हम यहाँ पे जो काम मान ले रहे हैं वो हम 2 मान ले रहे हैं। ठीक, 2 काम हमने मान लिया, इसका 50% यानी कि एक काम है को कितने दिनों में, कितने काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ से आपसे डे से पूछा गया है, आंसर निकालेंगे, काटा पीटी कर देंगे 2 से 5 बार और 5 से 5 खत्म, तो उनको जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 28 डेज में, वो काम उस काम का 50% पूरा कर देंगे, यानी 28। ऑप्शन ए। पहले पे आते हैं, एक घोड़े को एक घोड़े को 70 गुणा 52 मीटर आयताकार मैदान के अंदर, ये कोई आयताकार मैदान है, 70 इसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है वो है 52 मीटर। 1 मिनट, यार सही नहीं बनाई है, दोबारा बनाएंगे। आयत यहाँ पे है भैया, ये कोई आयत है। ठीक है, ये हो गया आयत।
इसकी जो 70 मीटर ये लंबा है और 52 मीटर ये चौड़ा है। एक घोड़ा है, इसको ये जो आयताकार मैदान है, इसके मैदान के अंदर चरने के लिए रखा गया है, यानी बांधा गया है, जैसे एक कोने में 28 मीटर लंबी रस्सी, यानी हम मान लेते हैं इसको, इस कोने में बांध दिया गया है 28 मीटर लंबी रस्सी, यानी 28 मीटर लंबी रस्सी के साथ में बांध दिया गया है। गैर चराई वाले, तो वो 28 मीटर गैर चराई वाले क्षेत्र को ज्ञात करें। जब उसकी जो रस्सी वो 28 मीटर लंबी है, तो 28 मीटर इधर का, ठीक है, और 28 मीटर इधर का भी चल सकेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो भी 28 होगी। तो ये जो इतना भाग है वो घोड़ा चल सकेगा, ठीक है। और जो गैर चराई वाला भाग है वो है आपका ये वाला जो भाग है, ये पूरा है गैर चराई का भाग, ठीक है। जो पूरा भाग है वो है गैर चराई का। तो इसी का आपको एरिया ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस वाले भाग का एरिया ज्ञात करेंगे, ये जो मतलब कितना एरिया वो जो घोड़ा है वो चल सकता है। तो ये एक आपको दिख रहा होगा त्रिज्य खंड बन गया। और किसी भी त्रिज्य खंड का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है। ये किसी भी त्रिज्य खंड का एरिया होता है। तो पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू 28 दे रखी है। थीटा की वैल्यू, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो बट्टे में 360, ये 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे, 4 से कैंसिल, तो 22 और 28 कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 एक 5, यानी जो 6 7 4 11, यानी जो 716 मीटर, ये जो पूरा एरिया है 716 मीटर स्क्वायर का, ये इतना 716 मीटर स्क्वायर वो घोड़ा घोड़ा चढ़ सकता है। लेकिन आपसे भी पूछा बिना चढ़े हुए का पूछा है, तो बिना हुए चढ़े का हमें एरिया निकालने के लिए टोटल में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें बिना चढ़े हुए का एरिया मिल जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 गुना 35, 36, 3640 मीटर स्क्वायर पूरे आयताकार मैदान का एरिया है। उसमें से अगर हम 716 घटा दें तो 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 15 है, कुछ गलत हो गया, 36 7 गुना 35, 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगा 1, 70 52 है ना, हाँ, 7 पंजे 35 36, सही है, 616, 7 4 11 6, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे ये 44 आएगा, 22 दूनी 44, 7 4 11, तो ये 4 1 5 है 6, यानी 616 मीटर स्क्वायर ही वो एरिया चल सकता है। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आ जाएगा वो ये वाला जो एरिया है 324 मीटर स्क्वायर, ये वो एरिया है जिसे वो घोड़ा नहीं चढ़ सकता है। अगर आपसे कुल एरिया पूछे तो ये हो जाएगा 3640। अगर आपसे वो वाला एरिया पूछे जिसे घोड़ा चढ़ सकता है तो वो हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि कितना एरिया है जो घोड़ा नहीं चढ़ सकता है तो वो हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। अगले सवाल पे आते हैं। आपको याद रखना जो आपका सीआरपीएफ का एग्जाम होगा, सीआरपीएफ, उसमें केवल आपकी अर्थमेटिक ही पूछी जाएगी, किंतु आपका जो बीएसएफ का एग्जाम होगा उसमें आपकी एडवांस भी आएगी, मेंसुरेशन जो होता है वो भी पार्ट आएगा एडवांस का। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस सेट में ये एडवांस के भी क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन के देखने को मिलेंगे। अगले पे आते हैं। एक आयताकार घास का प्लॉट 112 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है। इसका जो प्लॉट है वो 112 मीटर लंबा, यानी लंबाई 112 मीटर, और 78 मीटर चौड़ा, यानी इसकी जो 78 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। चलिए रास्ता भी हम बना देते हैं। इसके चारों तरफ ये कोई रास्ता है, ये कोई रास्ता है। ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 मीटर। इसकी जो चौड़ाई वो है 2.5 मीटर, ये चौड़ा है, ठीक है। कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, जब भी रास्ता कहीं बाहर से जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x,
ये होता है क्षेत्रफल। जब भी रास्ता बाहर से जाएगा, एक मिनट हम आपको एक दूसरे पेज में समझाते हैं। जब कोई भी आयत है, ये कोई भी आयत है जिसकी लंबाई है, एक मिनट, और ये इसके सामने एक रास्ता बना है अंदर से, और एक ये आयत है, और इसके अंदर एक वो बना है, रास्ता बना है, ठीक है। इसके इसके अंदर से एक रास्ता गया है। आपको अंतर पता होना चाहिए, इसका जो रास्ता है वो अंदर से गया है, ये बाहर से गया है, ठीक है। तो जब बाहर से रास्ता जाता है, इसकी जो लंबाई है वो है, ये L इंटू बी मीटर चौड़ा है, ये L इंटू बी मीटर चौड़ा है। ये x मीटर चौड़ा का रास्ता बाहर से है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाए वो हो जाएगा 2x L प्लस बी, और प्लस में 2x। x जो है वो आपकी रास्ते की चौड़ाई है, और जब यही रास्ता अंदर से पड़ा हो, x मीटर चौड़ा हो, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। तो पिछले साल में आते इसमें रास्ता बाहर से दे रखा है, इसमें जो रास्ता है बाहर से दे रखा है 2.5 मीटर चौड़ा, तो 2 में हम 2.5 की गुणा कर देंगे इंटू एल प्लस बी, 112 78 हो जाएंगे, 8 और 2 10, 11 1 12 7 19, 190, और प्लस में 2.5 यानी 25 दूनी 50, ये 5 हो जाएंगे। 5 इंटू 195, 5 25 5 हासिल 2 5 45 47 दे रखा है किसी में, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 5 5 2x L प्लस बी, 25 2.5 मीटर चौड़ा है ना, 25 दूनी 50, ये 5 सही है, 112 78 ये भी सही है, प्लस में 2x L प्लस बी प्लस 2x, कितना निकल के आ जाएगा? 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, 775। ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, 725 बाद में 5 25 5 हासिल लगा 2, ये आपको ऑप्शन गलत दे रखे हैं। इसको जो है 775 कर लीजिए, ठीक है। ये जो है 725 है, ये 775 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है 775 मीटर स्क्वायर, तो जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा, यानी जो कुल एरिया होगा रास्ते का क्षेत्रफल होगा 775 मीटर स्क्वायर होगा, ना कि 725 या कोई और मीटर स्क्वायर। अगले पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? एक तार को मोड़कर 22 मीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है। ये कोई वर्ग है, बाईस सेंटीमीटर भुजा, यानी इसकी जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। यदि तार को पुनः मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, अगर इसको हम पुनः मोड़ देंगे तो एक वृत्त बनाया जाए, ये कोई वृत्त बना दिया गया, लंबाई लेकिन तार की उतनी ही रहेगी, तो वृत्त की इसकी जो भुजा होगी, यानी इसका जो परिमाप होगा, ये 22 ये 22, तो वृत्त का परिमाप होता है 4a, यानी इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका जो परिमाप होगा यही वृत्त की परिधि होगी, यदि 2πr बराबर 88, तो त्रिज्या पूछी गई है, तो निकाल लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर 88, 2 से काटेंगे 44, 22 दूनी 44, तो आर की जो वैल्यू है वो 14 निकल के आ जाएगी, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी वृत्त की। अगले पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है ए अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, ए अपॉन 1 प्लस ए बराबर 3 दे रखा है, तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू पूछा है, तो आपको याद रखना है जब भी ए अपॉन 1 प्लस ए दिया हो और ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू पूछा हो, ए प्लस 1 अपॉन ए अगर आपको एक्स दे रखा है, तो ए प्लस 1 अपॉन ए आपसे पूछा गया है,
ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछा है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 3 से का 9 या 27 माइनस के 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की चाल, नाव की चाल होती है एक्स, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल होती है बाई, बाई दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल। दूरी दे रखी है आपको 100 किलोमीटर की, ठीक है, और जो दोनों की चाल हो जाएगी, नौका को कितना समय लगेगा, चाल हो जाएगी 20। धारा की दिशा है ना, धारा के साथ, हाँ धारा के साथ चाल होती है एक्स प्लस वाई, धारा के साथ चाल बराबर होती है एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत होती तो हो जाएगी एक्स माइनस वाई। तो 25 टोटल चाल हो जाएगी। तो समय इसको लगेगा 4 घंटे, 4 घंटे नाव को लगने वाले धारा के साथ में। पहले पे आते हैं। यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ऐसे आप सही कर लेंगे। ये आपका 25 है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है एक संख्या 2n 18m 72 से विभाज्य है तो m माइनस n का मान कितना होना चाहिए? संख्या दे रखी है आपको 2n 18m 72 से विभाज्य। कोई भी संख्या अगर 72 से पूरी पूरी विभाजित होती है वो तभी होगी जब वो 9 और 8 से पूरी विभाजित हो। और 8 से विभाजिता का नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तभी कोई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 8 से कब करेंगे। अगर हम 18m इसको हम 8 से पूरा काटना तो m की जगह पे क्या आएगा, 8 दूनी 16, 7 18 2, 8 तिया 24। अगर m की जगह पे हम 4 रख दें, ठीक है, m की जगह पर अगर हम 4 रख दें तो 24 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी m बराबर जो हो गया वो आ गया आपका 4। और 9 से कोई भी संख्या तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो 8 और 1 9, ये पूरा कट जाएगा। 4 और 2 6, 6 प्लस में n, तो n की जगह पर क्या रखा जाए जो ये संख्या 9 से पूरी कट जाए। अगर हम n की जगह पे हम 3 रख दें तो इसका जो योग है वो 9 आ जाएगा, जो कि 9 से पूरा कट जाएगा। यानी m की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई 4 और n की वैल्यू जो वो है वो आ गई 3। तो यहाँ से m माइनस एन पूछा है, m माइनस एन, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 सवाल। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।